नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। 84 वर्ष की आयु में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। अनलॉक 4 को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, केंद्र की गाइडलाइन में आंशिक परिवर्तन। भाजपा का हल्ला बोल अभियान, बिजली घरों में भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। ऑनलाइन कैसीनो के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, डीएसटी में कई स्थानों पर की गई छापेमारी। अब जारी नहीं होगा कोरोना की स्थानीय रिपोर्ट, प्रदेश भर में नई व्यवस्था लागू, स्टेट रिपोर्ट ही होगी जारी। और मुख्यमंत्री ने जेईई परीक्षार्थियों को दिया निःशुल्क सफर का तोहफा, तो प्रदेश में हुई प्री डीएलएड परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में सोमवार को निधन हो गया। मुखर्जी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वो सेप्टिक शॉक में चले गए थे। प्रणब मुखर्जी सन 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा वो यूपीए सरकार में रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। प्रणब दा के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष सहित अनेक नेताओं ने दुख जताया है। प्रणब दा 1969 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने, तो 2004 में पहली बार लोकसभा में पहुंचे। राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी 3 और 4 मार्च 2015 में जोधपुर आए थे। उन्होंने वायुसेना स्टेशन में आयोजित प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड समारोह में वायुसेना की 21 स्क्वाड्रन और 116 हेलीकॉप्टर यूनिट को प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड प्रदान किया था। इससे पहले जुलाई 2013 में मुखर्जी ने आईआईटी जोधपुर के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी। सर्किट हाउस में उन्होंने कैर सांगरी और गट्टे की सब्जी बड़े शौक से खाई थी। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर अनलॉक 4.0 की नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, धार्मिक, वैवाहिक और अन्य बड़े कार्यक्रमों में 21 सितंबर से 50 लोगों के शामिल होने तक की छूट दी है, जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में 100 लोगों तक शामिल होने की छूट दी थी। अनलॉक 4 में सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालयों में ऑनलाइन अध्यापन, टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के समय पर 31 सितंबर से 50% शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। 31 सितंबर से केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के विद्यालयों को, कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन ले सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स और ऐसे सामान स्थान बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर्स खोल दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी मानकों के अनुसार यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा जारी रहेगी। 7 सितंबर से मेट्रो रेल का संचालन किया जा सकेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन 31 सितंबर से होंगे। ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी और फेस मास्क, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर के प्रावधान जरूरी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ शुरू किए गए हल्ला बोल अभियान के तहत सोमवार को प्रदेश भर में जनहित के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और पुतला दहन किया गया। फ्यूल चार्ज, स्थायी सेवा शुल्क और सरचार्ज के नाम पर बिजली बिलों में बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा जोधपुर शहर के सभी 12 मंडलों में बिजली विभाग के स्थानीय अभियंता कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और पुतला दहन कर विरोध जताया गया। अपने घोषणा पत्र के अंदर वादा किया था कि हम कोई बिजली के अंदर वर्दी नहीं करेंगे।
उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्दी कर दी है। और कोरोना काल के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि हम 3 महीना बिल स्थगित करेंगे। स्थगित की जगह इन्होंने 2 से 5 हज़ार का जो भार है पेनल्टी लगा के जनता के ऊपर डाल दिया। एक और जनता कोरोना काल से ग्रस्त है, उसके ऊपर एक राजस्थान सरकार इनको सहयोग करने की बजाय परेशान करती जा रही है। किसानों के ऊपर इन्होंने इतना कर्जा डाल दिया है, जो बिजली का बिल माफ करने की जगह और बढ़ा दिया है। 5-10 लाख रुपए आ रहे हैं। आए दिन किसान आंदोलन कर रहे हैं। परसों भी किसान की यहाँ पे एक मृत्यु हो गई थी। इस आंदोलन की वजह से सारी जनता त्रस्त है। पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर हमने ज्ञापन दिया है। उसी के तहत जोधपुर शहर विधानसभा राजनारा मंडल में हमने भी ज्ञापन दिया। मेरे साथ में वरिष्ठ नेता अतुल जी बंसाली, नरेश जी सुराणा, लक्ष्मी नारायण जी सोलंकी और शंकरलाल जी जांगीर, आशा जांजणिया, हरि सिंह जी पवार और सब मेरी मंडल की टीम। पूरे प्रदेश के अंदर जो हल्ला बोल एक सरकार की गलत नीतियों के कारण जो जनता को त्रस्त होना पड़ रहा है, और जिस तरह से आपने देखा पिछले 2 महीने से जनता सरकार खुद को बचाने के चक्कर में जनता को एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया था, और जिस तरह से पूरे कोरोना काल के 4-5 महीने के अंदर बिजली के गलत बिल आए थे और फर्जी बिल आए थे, जिसके लिए अधिकारी बार बार माफ़ी मांगते थे, ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, और जिस तरह से और पैसा कम करने की जगह, माफ़ करने की जगह और शुल्कों में उन्होंने बढ़ोतरी कर दी। तो अगर उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ धोखा ही करना था, और जैसा कि आपने अभी किसान आंदोलन के देखा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के तब दिए गए 833 रुपये के मुआवजे को भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। एक युवा किसान नेता की परसों माँ पढ़ाओ में मृत्यु हुई, उसको फर्जी कोरोना डिक्लेयर किया, माँ पढ़ाओ खत्म किया। इस सबसे एक चीज़ समझ में आती है, सरकार अपने दम में है और ये सब आंदोलन को और जनता की भावनाओं को कुचलना चाहती है। भाजपा चपासनी मंडल अध्यक्ष ललित परवानी के नेतृत्व में सीएचपी बिजली घर पर प्रदर्शन कर बिजली बिलों में स्थायी शुल्क और फ्यूल चार्ज की बढ़ोतरी पर विरोध जताया गया। भाजपा नेताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आम जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज की बढ़ोतरी वापस लेने, कोरोना काल के 4 माह के बिजली मार्ग माफ करने, किसानों की वीसीआर भरना बंद करने की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व महापौर घनश्याम ओझा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। पौने 2 वर्षों में जब से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनी है, ये सरकार प्रत्येक मोर्चे पर विफल रही है। अशोक जी ने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कांग्रेस की नहीं, खुद की कुर्सी बचाने के लिए अत्यंत प्रयास किए। जब उन्होंने सत्ता संभाल ली तब उन्होंने घोषणा की थी कि बिजली की दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन पिछले पौने 2 वर्षों में 3 बार बिजली की दरें बढ़ा दी गई है। और अभी लॉकडाउन पीरियड में जब बहुत सी राज्य सरकारों ने स्थायी शुल्क और छोटे उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में माफी दी है, राजस्थान सरकार ने केवल अप्रैल और मई में स्थायी शुल्क को डेफर करके वो शुल्क अगले महीनों में वसूल कर लिया गया, और साथ ही फरवरी माह से स्थायी शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है। उसका बाद भी आम उपभोक्ता पर डाला गया, 2 महीनों में वसूल किया जा रहा है। जी पूर्णिया व भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी निर्देशानुसार आज पूरे जोधपुर जिले में सभी मंडलों में बिजली की बढ़ती दरों के कारण सभी बिजली घरों का घेराव किया गया व उन सबको ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री के नाम पर। आज जनता इतनी परेशान हो रही है कि 4-4 गुना 3-3 गुना बिजली का बिल आ रहा है। अशोक गहलोत सरकार होटलों में मौज कर रहे थे और उसका पूरा का पूरा भार जनता पर डाल दिया गया है। उसका पूरे भाजपा जोधपुर शहर व चौपासनी पूरे मंडल ने विरोध किया है जोरों शोरों से। आदरणीय पूर्व महापौर घनश्याम जी ओझा व महेंद्र मेघवाल जी की पूरी टीम ने हमने ज्ञापन दिया बिजली घर में। जिला स्पेशल टीम और सदर बाजार थाना पुलिस ने सोमवार को 2 कार्रवाई को अंजाम दिया। बाईजी का तालाब इलाके में एक कैसीनो पर कार्रवाई कर 4 कंप्यूटर 2200 रुपए जब्त किए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई भी बाईजी के तालाब इलाके में ही की गई। यहां गुब्बा खेलते 12 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे 24,000 रुपए जब्त किए गए। सभी आरोपियों को सदर बाजार थाना लाया गया। गौरतलब है कि बाईजी का तालाब इलाके में कुछ दिन पूर्व भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। बाईजी का तालाब इलाके में लंबे समय से गुब्बा खाई और कैसीनो की शिकायतें जिला स्पेशल टीम को मिल रही थी। बाईजी के तालाब में आज 2 कार्रवाई की गई। एक कैसीनो पकड़ा गया जिसमें 4 कंप्यूटर और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 2200 रुपये जब्त किए गए हैं और एक
कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 जनों को अरेस्ट किया गया है और 24,000 रुपये, एक कैसीनो और 2 व्यक्ति और 4 कंप्यूटर से 12 व्यक्तियों को पकड़ा है और 24,000 रुपये बरामद की। डीएसटी टीम ने नागौरी गेट थाना क्षेत्र में नागौरी गेट चौराहे के पास एक निर्माणाधीन मकान में दबिश देकर 24 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया और उनके पास से 22,000 रुपए जब्त किए। डीएसटी टीम ने पावटा सर्किल के पास भी कार्रवाई कर 6 लोगों को जुआ खेलते हिरासत में लिया। इनके कब्जे से 28,800 रुपए जब्त किए गए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे पाली में पकड़ा गया जोधपुर का रिक्रूट। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ, हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर पुलिस लाइन का एक रिक्रूट और शातिर नगबजन को पाली जिला पुलिस ने नगबजनी के मामले में गिरफ्तार किया है। ये रिक्रूट अभी पुलिस लाइन में तैनात था, जबकि शातिर नगबजन पूर्व में जोधपुर के कई चोरियों में पकड़ा जा चुका है। पाली जिला पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में हुई चोरी के सिलसिले में दोनों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार शातिर नगबजन मोहित कंसारा को पाली जिला पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में रात को एक मकान पर चोरी करते पकड़ा। बताया जा रहा है कि इसके साथ जोधपुर पुलिस लाइन में तैनात रिक्रूट सागर राम भी पकड़ा गया। दोनों का सोमवार को कोरोना टेस्ट करवाया गया। पुलिस इन दोनों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। मोहित कंसारा के खिलाफ राजस्थान और गुजरात में कई मामले दर्ज हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बाद से शहर में चोरी, नगबजनी, ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर में रहने वाले एक फर्नीचर व्यापारी को किसी शातिर ने दरवाजे खरीद के नाम पर खाते से 15,000 रुपए की चपत लगा दी। सीएचबी थानाधिकारी गोविंद व्यास ने बताया कि चाणक्य नगर निवासी संजय व्यास के पास 26 अगस्त को किसी मंजीत नाम के शख्स का फोन आया। संजय दरवाजे बेचने का काम करता है। मंजीत ने उससे 7 दरवाजे खरीदने की इच्छा जताई और पेमेंट गूगल पे या फोन पे से करने को कहा। इसके लिए शातिर ने फोन पे और पहले 20 रुपए ट्रांसफर किए और उसके बाद क्यूआर कोड को स्कैन कर तुरंत खाते से 15,000 रुपए निकाल लिए। इस संबंध में आईटी एक्ट एवं धोखाधड़ी में केस दर्ज किया गया। शहर के निकटवर्ती नारनाड़ी स्थित शराब ठेके के सामने एक ट्रक चालक ने लापरवाही से फैक्ट्री श्रमिक को कुचल दिया। इससे श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक ने बोरानाड़ा थाने में संबंध में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कोविड जांच करवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। बोरानाड़ा थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि झंवर के गेलावास का रहने वाला 31 वर्षीय अशोक पुत्र बाबूदास नारनाड़ी स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में काम करता था। रविवार की रात वो फैक्ट्री से घर की तरफ जा रहा था, तभी नारनाड़ी शराब ठेके के पास में किसी ट्रक के चालक ने चपेट में लेकर कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा का कहना है कि बुजुर्ग और युवा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोविड के आंकड़े बता रहे हैं कि ये बुजुर्ग और युवाओं में ज्यादा फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अनलॉक 4 में कई छूट मिल रही है, लेकिन आमजन को कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना का विशेष ध्यान रखना होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए और जिस तरीके से अनलॉक की गाइडलाइन निरंतर परिवर्तित हो रही है, राज्य सरकार द्वारा भी 1 सितंबर से 30 सितंबर के लिए अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन जारी की गई है,
जिसमें विशेष तौर पे 7 सितंबर से धर्मस्थल भी एक निश्चित गाइडलाइन की पालना करते हुए खुल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोविड के संक्रमण को देखते हुए और जिस तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति इस चीज़ के लिए अधिक संवेदनशील है, सेंसिबल है कोविड संक्रमण के लिए, तो विशेष रूप से इस दौरान जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं या फिर जो भी इस संक्रमण के दौरान इन चीज़ों का प्रयोग करें, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे दूसरी रूटीन चीज़ें हों, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और निश्चित रूप से पॉजिटिविटी की जो रेट है वो संक्रमण की दर के अंदर इसमें इजाफा हुआ है। तो अनलॉक 4 के दौरान भी जनता से, आम जनता से ये अपील रहेगी और विशेष रूप से 20 से 30 साल और 30 से 40 साल के युवा वर्ग से भी कि इस संक्रमण काल के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखें और संक्रमण से बचें। जोधपुर में अब डेली कोरोना रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी, स्टेट लेवल पर ही आंकड़े जारी किए जाएंगे। यानी अब सीएमएचओ की ओर से ये लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। पिछले 4 दिनों से कोरोना से मौतों के आंकड़े जारी करना बंद कर दिया गया था और अब संक्रमितों की सूची भी जारी नहीं की जाएगी। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या स्टेट कंट्रोल रूम में भेजी गई है। ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई है। दरअसल प्रदेश और स्थानीय रिपोर्ट में काफी अंतर आ रहा था। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने ये फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश की शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से फीस की मांग कर रहा है। इसका अभिभावक विरोध जता रहे हैं। सोमवार को रायकाबाग स्थित राजमाता कृष्ण कुमारी स्कूल के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि स्कूल प्रशासन फीस का दबाव बना रहा है, जबकि स्कूल लग ही नहीं रहा। ऐसे में कैसे फीस जमा करवाए। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से प्रदेश की शिक्षण संस्थान बंद है। इसके बावजूद निजी स्कूल प्रशासन ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर फीस जमा करवाने का दबाव बना रहे हैं, जिसका अभिभावक विरोध कर रहे हैं। हम जो भी है रिजनेबल फीस वो हमसे लें, जो वो फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर रही है उसके लिए हम पे करने के लिए तैयार हैं। अननेसेसरी फैसिलिटी के लिए हम पे नहीं करेंगे। स्कूल ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से एक बड़ी फीस जो अनुचित है, जो इन्होंने जो सेवा दे रहे हैं, ये सेवा सिर्फ कुछ टीचरें अपने निजी वस्त्रों में घर पर खड़ी होकर कुछ घंटों के लिए पढ़ा रही है और ये लाखों में उस ये कोविड टाइम का, उस समय के अंदर कोविड के अंदर ये फ़ायदा कमाना चाहते हैं। जो पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स पहले से ही कोविड की मार झेल रहे हैं। माता पिता ने कोविड के अंदर उनके खुद के व्यवसाय धंधे सब ठप हो चुके हैं, उनके पास आमदनी के साधन कम हो गए हैं। जब पूरा समाज मिलकर इस कोविड के जो परिणाम है उनको भुगत रहा है और उसी टाइम में ये स्कूल उस टाइम में पैसा कमाने की सोच रहा है। और देखिए हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। वो एक स्कूल की तरफ से एक मैडम आए हैं जो बाहर ही खड़े हो गए। इन्होंने 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले पुलिस बुला लिया है। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बालेसर दुर्गावता गांव के ग्रामीण सोमवार को जिला मुख्यालय और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेता उम्मेद सिंह राठौड़ और राजसिको के पूर्व अध्यक्ष सुनील परिहार के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट की नदी और गोचर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेश के बाद गांव में 70 वर्षों से रह रहे ग्रामीण बेघर हो जाएंगे। ऐसे में इन्होंने इन लोगों के पुनर्वास की मांग की है। कांग्रेसी नेता उम्मेद सिंह राठौड़ ने बताया कि ये सभी लोग गरीब तबके के हैं, ऐसे में इनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बालेसर दुर्गावता ग्राम पंचायत के अंदर पिछले 70 साल से लोग वहाँ बसे हुए हैं। इनके पास सरकारी पट्टे भी हैं, तहसील से अलॉटमेंट भी है, सरकारी भवन भी बने हुए हैं, पर हाईकोर्ट ने भी एक आदेश दिया कि जो अतिक्रमण किया गया है नदी या गोचर ओल में, वो किसी भी सूरत पर हटना चाहिए। हम सरकार से और कलेक्टर साहब से ये अपील करते हैं कि जो गरीब और किसान, जो मजदूर, जो माइनिंग जो एरिया में काम करते हैं, उनकी और कोई ज़मीन मेरे क्षेत्र में है नहीं, न उनके पास में कोई खातेदारी की ज़मीन है, न उनके पास में कोई प्लॉट पट्टाशुदा ज़मीन है। यही ज़मीन है जिसमें सरकार के पट्टे दिए हुए हैं, उनमें पिछले 70 साल से रहते हैं। ये सभी गरीब जाति के लोग हैं, जिसमें किसान जाति ज़्यादा है, जिसमें दलित वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, मुसलमान है, माली है, 36 धर्म के लोग वहाँ बसे हुए हैं। हम यही अपील करना चाहते हैं, अगर हम गलत हैं तो इसकी सरकार इसका नाप तोल करवाए
और नाप तोल कराने के बाद में पुनर्वास के लिए सरकार हमें नई ज़मीन दे जहाँ ये वापस बच सके। यही मैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील जी बरियार मिलकर कलेक्टर साहब से हमने अपील की है। जोधपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 61 के क्षेत्रवासियों ने संभागीय आयुक्त से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा। सोसाइटी के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि वार्ड संख्या 61 के आरटीओ ऑफिस रामनगर तिराहे होते हुए सारनगर जाने वाली रोड में सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए और वहां हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड के गांधीनगर और आसपास की कॉलोनियों के स्टूडेंट्स इसी सड़क से आते जाते हैं। सड़क 80 फीट रोड कहलाती है, लेकिन मौके पर 15 से 20 फीट रोड ही है। नियमित करने की मांग को लेकर एनयूएचएम के तहत कार्यरत संविदा कर्मी आंदोलन की राह पर हैं। इन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार कर रखा है। इनका कहना है कि कार्य बहिष्कार को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण कर उनकी समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा, लेकिन सरकार खुद इस और कोई ठोस कदम उठाने की बजाय कमेटियों का गठन कर गुमराह कर रही है। वह लोग अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। आज हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारी मांगे वो पूरी करें। हम सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं एनयूएचएम प्रबंधकीय कर्मचारी, जो कि अपनी मांग, पहली हमारी मांग है नियमितीकरण, लेकिन जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, कम से कम हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, उसको सम्मानजनक वेतन हमको दिया जाए, क्योंकि हम अभी सिर्फ 8-10 हज़ार के मानदेय पर काम कर रहे हैं, जो कि घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज हमारा 7वां दिन है सामूहिक अवकाश पे चलते हुए। अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अभी हम अपने सामूहिक अवकाश को जारी रखते हुए अपनी अलग अलग गतिविधियों तक, सरकार तक बात पहुंचाने की पूरी तैयारी में हैं। शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन हमारी सरकार से गुहार है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेईई परीक्षा में शिरकत कर रहे परीक्षार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। ये परीक्षार्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। वहीं दूसरे बड़े फैसले में अभ्यर्थियों को लॉकडाउन में राहत दी गई है। इसके तहत 9 जिलों में परीक्षार्थियों पर लॉकडाउन लागू नहीं होगा। जेईई की परीक्षा 9 जिलों में होगी, जो 31 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित होगी। वहीं नीट की परीक्षा 6 जिलों में होगी, जो 12 से 14 सितंबर तक होगी। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक 2 साल के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड की प्रवेश परीक्षा प्री डीएलएड 2020 सोमवार को आयोजित की गई। जोधपुर में प्रतापनगर और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में 3 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर की ओर से आयोजित इस परीक्षा में कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन किया गया। 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। बिना मास्क परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों को हाथ सैनिटाइज करवाए गए। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। डीएलएड 2020 की परीक्षा है, जिसमें सभी बच्चों को सैनिटाइज, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है और सभी बच्चे इसकी सभी पालना कर रहे हैं और सभी टीचर जो हैं यहाँ पर बहुत ही अवेयर है। सुपरवाइज़र अपना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर में सभी कक्षों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है और जो सिटिंग व्यवस्था बनाई गई है वह सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे मंगलवार को किया जाएगा गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ।
बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनंत चतुर्दशी मंगलवार को है। गणेश चतुर्थी पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का इस दिन विसर्जन किया जाएगा। शहर के जलाशयों और तालाबों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं करने का संदेश देने के लिए शहर के भीतरी क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने रूट मार्च निकाला। इस रूट मार्च के माध्यम से आमजन से अनंत चतुर्दशी पर घरों में स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन घरों में ही करने की अपील की गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार चौराहों और मंडपों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित नहीं की गई। कल अनंत चतुर्दशी है और उसके अगले दिन फूल प्याला का पर्व है। अभी तक आप लोगों ने जो संयम हर पर्व त्योहार में, हर समाज वर्ग में जो दिखाया वही दिखाना है। किसी भी तरह का मूर्ति विसर्जन या धार्मिक जुलूस प्रोसेशन किसी भी क्षेत्र में अलाउड नहीं है। अनलॉक 3 के जो गाइडलाइंस हैं वही अभी चलेंगे। अनलॉक 4 के गाइडलाइंस जो है वो दिए गए डेट के हिसाब से चलेंगे। तो इस पे कल पुलिस की सतत निगरानी रहेगी। हर एक ऐसे तालाब या जलाशय जहां ऐसे कार्यक्रम पूर्व में होते आए हैं, यहाँ पुलिस की निगरानी रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति नियम को तोड़ता हुआ दिखेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारियां भी की जाएगी। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जैसे आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जितने भी पर्व त्योहार हैं घर में मनाए हैं, इसी तरह इसे भी आप घर में ही मनाएं। किसी भी तरह के जुलूस और प्रोसेशन के रूप में कहीं किसी जलाशय में मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं जाए और ना ही फूल प्याला के दिन किसी भी तरह का कोई जुलूस प्रदर्शन निकालें। भैरव त्रयोदशी के उपलक्ष्य में शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण, लोक देवता बाबा रामदेव और विघ्नहर्ता श्री गणेश का अवतरण होने के कारण भक्त इनकी सच्ची आस्था के साथ विशेष पूजा अर्चना कर अटूट भक्ति और धार्मिक आचरण करते हैं। पाल रोड स्थित श्याम नगर में कंसारा परिवार महिला मंडल ने गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति की प्रतिमा विराजमान कर भैरव त्रयोदशी के उपलक्ष्य में कोरोना महामारी के कारण घर में हरि कीर्तन का आयोजन किया। जिम्नास्टिक से जुड़े खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रशिक्षण उम्मेद स्टेडियम या बरकतुल्ला खां स्टेडियम में पुनः शिफ्ट करने की मांग की है। इन खिलाड़ियों ने बताया कि बरकतुल्ला खां स्टेडियम में 60 से 70 खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस करते थे। एक दिन अचानक उन्हें उम्मेद स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया और कुछ दिनों पूर्व उम्मेद स्टेडियम से चैनपुरा शिफ्ट कर दिया गया। सभी खिलाड़ी शहरी इलाके के रहने वाले हैं और चैनपुरा जाने में काफी वक्त लगता है। बिना किसी वजह से उन्हें चैनपुरा शिफ्ट किया गया है, जिसके चलते वो अपना नियमित अभ्यास नहीं कर पा रहे। खिलाड़ियों ने आग्रह किया है कि उन्हें वापस उम्मेद स्टेडियम या बरकतुल्ला खां स्टेडियम शिफ्ट किया जाए। हम सब जिम्नास्टिक प्लेयर हैं और हमारा स्टेडियम बरकतुल्ला खान स्टेडियम था पहले। हम वहाँ पे सब प्रैक्टिस करते थे। हम सब नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल मेडलिस्ट हमारे साथ। और हमको बरकतुल्ला खान से स्टेडियम से शिफ्ट कर दिया गया है, ये बोल के कि यहाँ IPL के चक्कर में शिफ्ट किया गया है। और फिर हमें उम्मीद स्टेडियम भेज दिया गया और उसमें भी हमें रिटर्न में लिख के नहीं दिया है कि यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। उसके बाद में भी हम 2 महीने वहाँ प्रैक्टिस किया, सब सामान वहाँ सेट किया। उसके बाद में भी सर हमें वहाँ खिलाड़ी की वजह से बहुत प्रॉब्लम आने लग गई। फिर हमें वहाँ से भी शिफ्ट करके हमें चैनपुरा भेज दिया गया। ना पानी पीने की थी, ना कोई बात, लाइट्स वगैरह कुछ नहीं थी। और सर हमारे ऊपर सर चोरी के इंजाम लगाने लग गए थे और मतलब ऐसे कि आप सामान गायब कर रहे हो, यूँ कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे करके सर हमें निकालने का किया गया। से बिलोंग करते हैं, फिर यहाँ से हम रेंट लेके ग्रैंड को लेके चलने के लिए कि हमारा करियर इसी पे है। फिर हम लोग करते हैं, फिर प्रैक्टिस वगैरह सब बंद हो होती है, तो फिर यहाँ रह के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और आगे भी कुछ कर नहीं पा रहे। वहाँ से जैसे क्रिकेट एसोसिएशन है तो उसकी कोई जो है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वहाँ से चलो हम उम्मीद आ गए, लेकिन उम्मीद से भी जैसे खेल अधिकारी सर है। और अब आइए बात करते हैं मौसम की।
सूर्यनगरी में सोमवार को भी बरसात का दौर जारी रहा। रविवार रात से चल रहा बरसात का दौर सुबह से ही रिमझिम फुहारों के रूप में जारी रहा। शहर के आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बरसात होती रही। बरसात का यह दौर प्रदेश के अनेक हिस्सों में बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और ओडिशा पोस्ट से कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के छत्तीसगढ़ की तरफ जा चुका है। यह मध्य प्रदेश की तरफ से होते हुए पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा। इसका असर पश्चिमी राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। वहीं बाली उपखंड के वेलार ग्राम का नीलकंठ बांध लबालब भर चुका है। पहाड़ियों से घिरे वेलार बांध आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रविवार को पूरे दिन हुई झमाझम बरसात से इस बांध में पानी की आवक से भराव क्षमता का 10 फीट का स्तर छू लिया। ग्रामीणों ने बताया कि 4 वर्ष बाद फिर ये बांध अपनी क्षमता के अनुरूप भरा है। इस बांध का दृश्य आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश में चल रहे बरसात के दौर से जोधपुर संभाग के तालाब और बांध लबालब हो गए हैं। पाली जिले के बाली उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोठार के ग्वाला तालाब में तेज रफ्तार से पानी की आवक बनी हुई है। लगातार बारिश होने से तालाब भराव हो रहा है। बताया जा रहा है कि तालाब की भराव क्षमता अच्छी है। चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं बुलेटिन की खास खबरों पर। 84 वर्ष की आयु में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। अनलॉक 4 को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। केंद्र की गाइडलाइन में आंशिक परिवर्तन। भाजपा का हल्ला बोल अभियान। बिजली घरों में भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। ऑनलाइन कैसीनो के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। डीएसटी में कई स्थानों पर की गई छापेमारी। अब जारी नहीं होगा कोरोना की स्थानीय रिपोर्ट। प्रदेश भर में नई व्यवस्था लागू। स्टेट रिपोर्ट ही होगी जारी। और मुख्यमंत्री ने जेईई परीक्षार्थियों को दिया निःशुल्क सफर का तोहफा। तो प्रदेश में हुई प्री डीएलएड परीक्षा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। और शिल्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।